हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो हर दिन की भांति आज भी हमारा जो है अगला सेशन है और आज का जो सेशन नंबर है 21 है। ठीक है, कितना है? तो 21 है हमारा सेशन। यह प्रतिदिन 25 क्वेश्चन का चलता है, साथ ही इसके साथ डिस्कशन भी चलता है। और ये जो सेशन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के है, जो कि 2011 से 22 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सारा को मैं लेकर के आपके समीप लेके आ रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग का काम है इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने एग्जाम को क्रैक करिए। ठीक है, चलते हैं आज की पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए यहां तक जो है 575 तक हो चुका था कल, आज 576 से लेकर के 600 प्रश्नों तक होने वाला है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, क्या करा दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत से धन के निष्कासन की नीति को व्याख्या किस पुस्तक में की थी, है ना? तो आप लोग जानते हैं कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा धन निष्कासन का सिद्धांत दिया गया था। तो पूछ रहा कौन सी पुस्तक से दिया गया था, तो इसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, क्या है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसकी प्रकाशन की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो प्रकाशन हुआ था, प्रकाशन से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, 1901 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? मतलब अंग्रेजों ने भारत से कैसे धन का निकासी कर रहे हैं उसकी थ्योरी को समझाया था दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में, जिसका प्रकाशन 1901 में हुआ था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी की अगर हम बात करते हैं तो नौरोजी को जो है बायोवृद्ध पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। बायोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, प्रथम व्यक्ति, अर्थात हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन का जो लोकसभा है, तो लोकसभा में प्रथम जो चुने जाने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, तो इतना बातें आपको ध्यान में रखना है। हम बात करते हैं अनटू द लास्ट। ठीक है, तो अनटू द लास्ट जो है इसके लेखक कौन है? इसके लेखक की अगर हम बात करते हैं तो रस्किन बॉन्ड है। कौन है? रस्किन बॉन्ड है। अनटू द लास्ट के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड है। अनटू द लास्ट रस्किन बॉन्ड है। और पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया कौन है? दादा भाई नौरोजी थे। तो इतना सारा प्रश्न का डिस्कशन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला कह रहा कि अस्पृश्यता के अंत संबंधी उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो अस्पृश्यता से संबंधित जो उपबंध है वह किसमें है? तो आपको अनुच्छेद 17 में है। कितना में है? अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 में अगर कोई अस्पृश्यता जैसी घटना को कारित करता है तो उसको जो है उसमें क्या दिया जाएगा? सजा दिया जाएगा। और ये सजा के प्रावधान जो है, इसमें सजा का प्रावधान अगर देखा जाए, सजा का प्रावधान 1955 है ना, 1955 के अधिनियम के तहत दिया जाता है। अधिनियम के तहत अगर कोई छुआछूत जैसी कोई घटना कारित करता है तो उसको जो है अनुच्छेद 17 के तहत कौन से अधिनियम के तहत? तो 1955 में कानून बनाया गया है जो कि अस्पृश्यता से संबंधित जो है अपराधों से संबंधित को क्या करता है? सजा देता है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? तो कहता है कि धर्म, जाति, है ना, मूल वंश या फिर रंग के आधार पर है ना, भेदभाव से मनाही करता है। कौन? तो अनुच्छेद 15। और अनुच्छेद की 14 की बात करते हैं
तो कानून के समक्ष समानता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कानून के समक्ष, कानून के समकक्ष, समकक्ष नहीं समक्ष, ठीक है, समक्ष समानता मतलब कानून के नजर में सभी लोग क्या है? इक्वल है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 18 आपको पता है कि उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत अगर आपसे पूछेगा कि किससे संबंधित है तो अनुच्छेद 18 से, अनुच्छेद 18 से है। एक 16 अनुच्छेद 16 भी बता देते हैं। तो अनुच्छेद 16 में क्या कहता है? तो नियोजन में समानता, ठीक है, नियोजन, नियोजन कहिए या नियुक्ति, जैसे आपको नौकरी लगता है तो उसमें समान अधिकार मिलता है, तो नियोजन में समानता, नियोजन में जो है समानता, ये अनुच्छेद 16 में है। और 15 में क्या है? धर्म, जाति, मूल, वंश, रंग के आधार पर भेदभाव को रोकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। कह शाहनामा की रचना किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो शाहनामा, शाहनामा की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है फिरदौसी के द्वारा रचा गया था। शाहनामा किसकी रचना है? फिरदौसी के द्वारा। अगर कभी पूछेगा ईस्वी तो 1010 में, 1010 ईस्वी में जो है शाहनामा की रचना किया गया था, शाहनामा की रचना, ठीक है। अबुल फजल की बात करते हैं, इन्होंने जो है अकबरनामा, 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 अकबरनामा जो है पुस्तक, पुस्तक, पुस्तक के लेखक हैं, पुस्तक के क्या है? तो लेखक कौन है? तो आपको अबुल फजल है। अलबरूनी की बात करते हैं तो तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो अलबरूनी है, ठीक है। अमीर खुसरो को आपको पता है कि इनको तोता ए हिंद कहा जाता है, तोता ए हिंद, तोता ए हिंद कहा जाता है अमीर खुसरो को। अलबरूनी की बात करते हैं, एक क्वेश्चन और पूछता है कि किसके शासन काल में आया था? तो महमूद गजनबी, अलबरूनी महमूद गजनबी, गजनबी के शासन, शासन काल में ये आया था। कौन? तो अलबरूनी, अलबरूनी। और अमीर खुसरो, अमीर खुसरो जो है किसके दरबार में रहता था? तो ये आपको अलाउद्दीन खिलजी के, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते हैं, ठीक है, रहते थे। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और हम बात करते हैं शाहनामा का, तो शाहनामा को आधुनिक, आधुनिक ईरान का महाकाव्य कहा जाता है इसको, ठीक है, आधुनिक ईरान, ईरान का महाकाव्य, महाकाव्य, जैसे महाभारत का महाकाव्य है ना, रामायण और महाभारत है, ठीक है, तो उसी तरह से शाहनामा को जो है ईरान का महाकाव्य कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नील आंदोलन कहां चलाया गया था? नील आंदोलन, तो देखिए हड़बड़ नहीं करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। बिहार में चंपारण सत्याग्रह चला था नील की खेती को लेकर के, लेकिन उसके पहले अगर देखा जाए तो नील आंदोलन जो चला था बंगाल में चला था, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बंगाल हो जाएगा, ठीक है, बंगाल। नील आंदोलन कहाँ चलाया गया था? बंगाल में। अगर बात करते हैं किसके नेतृत्व में चलाया गया था, अगर आपसे पूछेगा कि बंगाल में जो नील आंदोलन चला था किसके नेतृत्व में, तो दिगंबर विश्वास, दिगंबर विश्वास, दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास, विष्णु विश्वास, विष्णु विश्वास के नेतृत्व में चला था। अगर आपसे पूछेगा कि बताइए नील आंदोलन जो चला था वो कब से कब तक चला था, तो 1859 से लेकर के 60 तक चला था। काहे चला था? तो वही नील की खेती कर लेंगे, ठीक है, नील की खेती के विरोध में जो है ये नील आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। और इसकी समाप्ति की अगर हम बात करते हैं, इसकी समाप्ति की, ठीक है, तो इसकी समाप्ति से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, कौन सी कमीशन के सिफारिश पर जो है समाप्ति हुआ था? इंडिगो कमीशन, इंडिगो कमीशन, इंडिगो कमीशन के है ना सिफारिश पर, सिफारिश, सिफारिश पर जो है इसकी समाप्ति हुआ, ठीक है।
और अगर हम बात करते हैं इस 1859 और 60 के बीच में, पूछ सकता है कि जब बंगाल नील आंदोलन हो रहा था तो उसमें वायसराय कौन था, वायसराय। तो वायसराय अगर पूछेगा तो बताइएगा कौन, लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग कौन था, अंतिम गवर्नर जनरल था और प्रथम वायसराय था, अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था, क्योंकि ये 1859 से 60 के बीच में है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, वायसराय हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इतना सारा प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। कह रहा कि उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया के सीमा रेखा को क्या कहते हैं। तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के सीमा रेखा को ये आपको 38वीं समानांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, 38वीं समानांतर रेखा। रेड क्लिफ रेखा की बात करते हैं हम लोग, तो ये भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं पाक के बीच सीमा रेखा है, सीमा रेखा निर्धारण करता है, सीमा रेखा। और इसकी जो निर्धारण किया गया था 1947 में किया गया था। 49वीं की बात करते हैं तो यूएसए एवं कनाडा, यूएस एवं कनाडा है ना के बीच सीमा का निर्धारण करता है। ठीक है, और 38वीं हो गया। 17वीं की बात करते हैं तो ये जो है उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से, ठीक है, उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम को ये जो है क्या करता है, तो सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन हो गया आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेवा का सेना होगा। ठीक है, यहाँ पर सेना होगा। तो किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया था। तो कल का जो क्लास हुआ था थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। इन्होंने अपनी जो नेतृत्व संभाला था भारतीय राष्ट्रीय सेना का, वो 5 जुलाई को, मैंने 21 अक्टूबर 1943 को बताया था, वो गलत था। ठीक है, उसको थोड़ा सुधार लीजिएगा। तो किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व संभाला था, ये 1943 हो जाएगा। अगर आपसे डेट पूछेगा तो आपको बताना है क्या, 5 जुलाई को। ठीक है, कहीं कहीं 4 जुलाई भी देता है, तो आपको 4-5 याद रख सकते हैं। चार पांच जुलाई 1943 को, 4-5 जुलाई 1943 को जो है इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व संभाला था। हालांकि जो हम बताए थे 21 अक्टूबर, ठीक है, 21 अक्टूबर 1943 को है ना, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना किया था, आजाद हिंद सरकार की स्थापना किया था। ठीक है, स्थापना किया था। तो आपको याद रखना है आजाद हिंद फौज की जो कमान संभाला था वो 4 से 5 जुलाई 1943 को, और आजाद हिंद सरकार की स्थापना अगर पूछेगा तो 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने जो है ये आपको नेतृत्व संभाली थी। ठीक है, और हम बात करते हैं इसकी स्थापना का, तो इसकी जो स्थापना का श्रेय जाता है, मैंने कल ही बताया था कि कैप्टन मोहन सिंह या तो फिर कहीं कहीं आपको रास बिहारी बोस भी मिलेगा। ठीक है, तो मतलब 2-3 लोग मिल करके जो है इसको काम को अंजाम दिए थे। कैप्टन मोहन सिंह हो गए और रास बिहारी बोस। तो अगर ऑप्शन में कैप्टन मोहन सिंह नहीं रहे तो रास बिहारी बोस अवश्य रहेगा। ठीक है, चलिए अगला। हेलो, हाँ, कहाँ से, अरे यार जी ऑफिस। ठीक है, तो ये भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व की अगर हम बात करते हैं तो नेतृत्व नहीं, सॉरी, इसकी स्थापना की बात करते हैं तो कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस, ये दोनों को आपको माइंड में रखना है। ठीक है, और इसका नेतृत्व जो संभाले थे जुलाई 1943 में, मैंने कल ही बताया था कि सिंगापुर में, कहाँ संभाले थे, सिंगापुर में। और बोस को जो है नेताजी कहा गया था, नेताजी जो है इनको बोस को सुभाष चंद्र बोस को नेताजी एडोल्फ
हिटलर, है ना, एडोल्फ हिटलर ने क्या क्या था, तो कहा था, ने कहा था, कहाँ कहा था, तो जर्मनी में, कहाँ कहा था, तो जर्मनी में, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। 1939 की बात करते हैं, तो इसमें जो है सुभाष चंद्र बोस ने जो है अध्यक्षता किए थे 1938 में, 1938 में और 1939 में भी, दोनों में जो है कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जनगणना 11 के अनुसार बिहार का जो लिंगानुपात है वह कितना है, तो बिहार का लिंगानुपात की अगर हम बात करते हैं तो 918 है, कितना है, 918 है, ठीक है। वहीं पर भारत का लिंगानुपात अगर देखते हैं, भारत का लिंगानुपात तो कितना है, दोनों को याद रखना है, 943 है, ठीक है। भारत का लिंगानुपात कितना है, तो 943 है, 943 है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बिहार की जनसंख्या का 11 के अनुसार, ठीक है, बिहार की जनसंख्या का, तो जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो 10,40,99,452 था, ठीक है, 10,40,99,452 था, ठीक है। ये बिहार की जनसंख्या थी, बिहार की क्या थी, तो जनसंख्या थी। अगर पूछेगा कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि जनसंख्या में जो बिहार का स्थान है, जनसंख्या में जो बिहार का स्थान है वो कैमा नंबर पर है, तो तीसरा है, ठीक है। और क्षेत्रफल में अगर देखा जाए बिहार का स्थान, तो क्षेत्रफल में कौन है, कैमा नंबर है, तो 12वां नंबर है, 12वां नंबर है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और एक पूछता है कि बिहार में बाल लिंगानुपात कितना है, बिहार में वाल लिंगानुपात की बात करते हैं तो कितना है, 935 है, कितना है, 935 है। बिहार में बाल लिंगानुपात कितना है, 935 है। बात करते हैं बिहार में शिक्षा का जो प्रतिशत है वह कितना है, 63.82% है, ठीक है। तो मोटा मोटी इतना आपको बिहार के संदर्भ में ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चले, करा कि हिंदी साहित्य में किसे सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये सुमित्रा नंदन पंत को मिला, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत को मिला। और ये कब मिला था, तो 1968 में, 1968 में। काहे लगे मिला था, तो चिदम्बरा के लिए, है ना, चिदम्बरा पुस्तक के लिए, चिदम्बरा पुस्तक के लिए जो है इनको मिला था, चिदम्बरा पुस्तक के लिए इनको सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1968 में, ठीक है, 1968 ईस्वी में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं दूसरे ज्ञानपीठ पुरस्कार के, तो दूसरे ज्ञानपीठ पुरस्कार करता है रामधारी सिद्धिनकर, दूसरे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता अगर देखा जाए तो कौन है, रामधारी सिद्धिनकर है, ठीक है। और इनको मिला था 1972 में, ठीक है, 1972 में मिला था। और काहे लगी मिला था, तो उर्वशी पुस्तक के लिए, उर्वशी पुस्तक हेतु मिला था रामधारी सिद्धिनकर को क्या, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण है, मतलब प्रोड्यूसर जो गैस है उसमें किस किस गैस का मिश्रण है, तो प्रोड्यूसर गैस यहां पर बताते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर गैस की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2 मिश्रण है, ठीक है। एक होता है आपको बायोगैस होता है, बायोगैस। तो बायोगैस अगर आपसे पूछेगा तो बायोगैस में जो है आपको CO2 रहता है प्लस हाइड्रोजन रहता है ना, प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड रहता है, ठीक है। और एक होता है आपको जल गैस, ठीक है, एक होता है जल गैस, है ना। तो जल गैस में जो है आपको CO प्लस H2 रहता है, CO प्लस, है ना। तो जल गैस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या रहता है आपको
CO प्लस H2 मतलब हाइड्रोजन रहता है, ठीक है। और बायोगैस में मैंने बता दिया CO2 हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन 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 सल्फाइड, ठीक है, और मीथेन रहता है, ठीक है, यहाँ पर मीथेन मीथेन। तो ये तीनों को आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे वही पूछा है, प्रोड्यूसर गैस जो है मिश्रण है, तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड तो रहेगा ही, उसके साथ नाइट्रोजन रहना चाहिए। कहाँ है नाइट्रोजन? कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों को याद रखिएगा, प्रोड्यूसर गैस जो है CO प्लस N2 रहता है, और बायोगैस में CO2 प्लस मीथेन प्लस हाइड्रोजन प्लस सल्फाइड रहता है, और जल गैस में CO प्लस H2। अब इसमें क्वेश्चन और भी गहरा जाना चाहता है, तो पूछता है कि जो प्रमुख गैस है, प्रमुख मतलब प्रोड्यूसर गैस की जो प्रमुख गैसें हैं, तो प्रमुख गैस मतलब जिसकी प्रतिशत ज्यादा है ना, तो प्रमुख गैस इसमें हो जाएगा नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। अगर पूछेगा बायोगैस में जो प्रमुख गैस है वो कौन है, तो इसमें जो प्रमुख गैस हो जाएगा मीथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रमुख गैस मीथेन हो जाएगा, ठीक है। मीथेन मतलब मीथेन की मात्रा जो है कितना रहता है? ज्यादा रहता है, 50-50-50-60 लगभग रहता है, ठीक है। चलिए, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला चलते हैं। तरह की अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की अगर हम बात करते हैं तो ये 180 डिग्री देशांतर पर खींची गई है। कितना डिग्री पर? तो 180 डिग्री देशांतर पर खींची गई है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है आर्कटिक सागर, ठीक है, आर्कटिक सागर हो गया, प्रशांत महासागर हो गया, प्रशांत महासागर हो गया, ठीक है, आर्कटिक सागर हो गया, प्रशांत महासागर हो गया, और अगर देखा जाए तो बेरिंग है ना, बेरिंग स्ट्रीट से, बेरिंग स्ट्रीट स्ट्रीट से क्या होती है? तो गुजरती है, ठीक है। तो याद रखना है आपको, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो खींची गई है वह कहां कहां से गुजरती है? आर्कटिक सागर से, प्रशांत महासागर से और बेरिंग सागर से गुजरती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन और बनता है कि जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वह प्रशांत महासागर के किस बीचों बीच गुजरती है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, तिथि रेखा वो कहां से गुजरती है? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की अगर हम बात करते हैं तो प्रशांत महासागर के मध्य से गुजरती है, मध्य मतलब बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये जो बेरिंग स्ट्रीट है, बेरिंग स्ट्रीट के क्या है? तो समानांतर है, समानांतर है। अगर पूछेगा कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो खींची गई है उसके समानांतर जो है कौन सी है? तो बेरिंग स्ट्रीट है। कौन है? बेरिंग स्ट्रीट है। और मध्य में अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से संबंधित, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला की बात करते हैं, हाइपोक्लेमिया किसकी कमी से होता है? हाइपोक्लेमिया, तो हाइपोक्लेमिया की अगर हम बात करते हैं तो ये किसकी कमी से होता है? ये होता है आपको पोटेशियम की कमी से। किसकी कमी से? पोटेशियम की कमी से। हाइपोक्लेमिया किसकी कमी से? तो पोटेशियम की कमी से होता है, ठीक है। सोडियम की कमी से क्या होता है? घेंघा रोग होता है। इसकी कमी से क्या होता है? तो घेंघा होता है, घेंघा रोग होता है, ठीक है। थायमिन की कमी से अगर देखा जाए, थायमिन की कमी से तो क्या होता है? तो बेरी बेरी हो जाता है, बेरी हो जाता है, ठीक है, बेरी बेरी होता है। थायमिन जो है कौन सा विटामिन में पाया जाता है? तो विटामिन B1 में